हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का जो नाम है वो है मीशो लिमिटेड। हम सब लोग जानते हैं, आपने कभी न कभी इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, इनकी ऐप से सामान ऑर्डर किया हुआ है। बट एक चीज माननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि जो इज्जत, जो इन्वेस्ट, जो सेलर्स हैं, सेलर्स के पास में तो कहीं से भी माल बिक जाए वो तो बेचने की कोशिश करते हैं, बट जो बायर है उसके मन में एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि यार क्वालिटी इश्यू मीशो मेंटेन कर पा रहा है या नहीं, कि प्रोडक्ट जो मीशो से आ रहा है वो क्वालिटी वाला होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप 10 लोगों से पूछोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 10 में से 5, 4, 3 या जितने भी मेजोरिटी लोग यही कहेंगे कि यार क्वालिटी इश्यू रहने की उम्मीद है। तो वो जो इमेज है मीशो की, वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ये मैंने थोड़ा सा अपना व्यू रिप्रेजेंट प्रेजेंट किया आपके सामने। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो 3 से 5 दिसंबर के बीच में इसका आईपीओ खुलेगा। 5,421 करोड़ रुपए टोटल उठाना चाह रही है मार्केट से, जिसमें से 4,250 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 1,171 करोड़ रुपीज कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स दोनों ही बेच रहे हैं। प्रमोटर्स ज्यादा स्टेक नहीं बेच रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में लगभग 16-17% के आसपास में आईपीओ जो इस कंपनी में आफ्टर दी आईपीओ भी मालिकाना हक रह जाने वाला है। मतलब बेच रहे हैं बट अपनी होल्डिंग का ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को तो एक चौंक जाओगे जब आप इसकी वैल्यूएशन, इस कंपनी की वैल्यू कितनी लगाई गई है, तो वो देख के आप चौंकोगे। बिकॉज यहाँ पर इस कंपनी की जो वैल्यू है वो लगाई गई है 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़। कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, उससे पहले की बात है। और प्रॉफिट कमा नहीं रही है वो तो अलग बात है, अभी उम्मीद भी नहीं है कि रिसेंट में कमाने की भी उम्मीद नहीं है, अगले 2-3 साल के आसपास में वो भी उम्मीद नहीं है। वो भी कहीं से उम्मीद नजर आए तो भी ठीक है। 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन, भाई वैल्यूएशन दिला कौन रहा है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वैल्यूएशन दिला रहे हैं ये भाई लोग। एंड दिस इज द आईपीओ जो मार्केट, कैपिटल मार्केट के कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि कंट्रोल करते हैं मार्केट को, चाहे ऊपर की तरफ में या नीचे की तरफ में, जैसे भी। तो ये इन अब यहाँ पर इस कार्टेल के जो बड़े नाम्स हैं वो यही हैं, और यही बड़े कंपनियों के आईपीओस लेके आते हैं। और आज के दिन यही जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके आईपीओस लेके आ रही हैं। आईपीओस तो लेके आ रही है, इस वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं जो कि जॉ ड्रॉपिंग है, और साथ में ही उनकी लिस्टिंग किसी कंपनी को 40% ऊपर, किसी की 50% ऊपर तक करवा दे रहे हैं। नाउ दैट्स मार्वलस। ये पहले कभी मैंने देखा नहीं, बट अभी देखने को मिल रहा है। अब कोई बोलता है ये बबल है, बबल है या नहीं है। अब भाई बबल अब कैसे बनता है, हमको तो बबल ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसकी जो देख लो, हवा 30% ऊपर जीएमपी चल रही है इसकी। चलो थोड़ा सा जीएमपी, इसकी आरएचपी है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं कि कहाँ पर इसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी बनने की उम्मीदें हैं। राइट। अब यहाँ पे जो कंपनी माल बेचती है, हमको सबको पता है, इनको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है जो कि सेलर्स बेचने का काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और जो बायर है वो खरीदता है, सेलर से ये कमीशन लेते हैं, कमीशन के तौर पे पैसा कमाते हैं। तो इनका रेवेन्यू मॉडल सिंपल है, सेलर से पैसे लो, कमीशन लो जो इनका प्रोडक्ट बिका है उस चीज का। और इसी तरीके से फ्लिपकार्ट कमाता है, वैसे अमेजोन कमाता है, सब वैसे ही कमाते हैं, ये भी वैसे ही कमाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी की आरएचपी क्या बोल रही है। तो ये सारे इनके पार्टनर्स, इनिशियल शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, उनके नाम देख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के पास में जो पैसे जा रहे हैं, जो कंपनी के पास में जो पैसे जा रहे हैं, उनका क्या करने वाले थे यहाँ पर। ये बोल रही है कि हमारी जो और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम और लोगों को, मतलब अगर आज के दिन हमारे पास में 50 करोड़ लोग अगर ऑर्डर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो हमारे जो प्लेटफॉर्म वो बैठ ना जाए, वो क्रैश ना कर जाए, तो उसके लिए हमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो उसमें हम पैसा खर्च करने वाले हैं एक तो, एंड इनकी सब्सिडरी के थ्रू, क्योंकि इनकी सब्सिडरी जो है वो ये पर्टिकुलर काम देखती है। नेक्स्ट, ये जो जो एआई का यूज करने वाले हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज करा रहे हैं, या फिर एआई का यूज करके नए प्लेटफॉर्म को इनोवेट कर रहे हैं, तो वहां पर जो एम्प्लॉयज काम करें उनकी सैलरीज पे करनी है। तो वहां पर 480 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। बहुत महंगे लोग हैं भाई, इतनी सैलरी। राइट। नेक्स्ट, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, एक आदमी अगर अपनी उम्र के अंदर में 20, 30, 40, 50 करोड़ रुपए कमा लेता है, फिर उसके बाद में और क्यों कमाता है? वही इनफ है। मेरे को तो 2-4 करोड़ रुपए वाले भी इनफ लगते हैं, पता नहीं क्यों।
क्यों कमा रहे हो उसके ऊपर? मतलब आपका लाइफ जो ऑलरेडी जिस स्टैंडर्ड में आप लोग जी रहे हो, जैसे मैं तो गांव में रहता हूँ, राइट? तो गांव का लाइफ खर्चे ज़्यादा होते नहीं है, एंड स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्मल अच्छा होता है, खाने को अच्छा मिलता है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे मैं तो सैलरी देख के हो छक्का बक्का रह गया हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो बाकी है, सब्सिडरीज एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मार्केटिंग ब्रांड इनिशिएटिव्स। ओके, तो मतलब दैट मीन्स की एक्सपेंशन के अंदर में अगर और मतलब अपने आप को बढ़ाने के ऊपर में ध्यान देने वाली है, अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह करने वाली है, दैट्स अगेन नाइस। जो विदित आत्रेय जी हैं ये और संजीव कुमार जी दोनों ही आईआईटियंस हैं, एंड ये दोनों ही इस कंपनी के मालिक हैं, मतलब प्रमोटर्स हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था इसको और अभी तक यहाँ पर इस स्टेज तक लेके हैं, दैट्स नाइस। कंपनी पे केसेस जरूर देखने को मिल रहे हैं और अमाउंट भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर इन्वॉल्व है। टैक्स से रिलेटेड जो केसेस हैं वो मेनली यहाँ पर इनका पैसा अटकाए हुए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आईटी टैक्स डिस्प्यूट जो चल रहे हैं वो यहाँ पर पैसा मेनली अटका के बैठे हैं, बाकी जीएसटी डिस्प्यूट भी चल रहा है, बट इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट ज़्यादा चल रहे हैं। वो एक बड़ा खर्चा, अगेन ऑलरेडी नुकसान में है, लॉस कर रही हैं, और ये अगर केस हार गए तो और नुकसान करेंगी। नेक्स्ट 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, राइट? और उसके बाद में इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और अभी आज के दिन ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं, राइट? एंड काफ़ी नंबर ऑफ यूजर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आए हैं बिकॉज सामान बड़ा सस्ता मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो विदित आत्रेय जी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, संजीव जी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हैं। दोनों आईआईटीएन हैं, दोनों के पास में इन्होंने शुरुआत किया हुआ है और यहाँ तक लेके पहुंचे हैं, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इन्होंने इस कंपनी के साथ में देखे हैं। तो दैट्स मार्वलस जॉब दे हैव डन ए वेरी गुड जॉब। मीशो लग नहीं रही थी ये टिकेगी, बट अभी तक टिकी हुई है और आईपीओ तक पहुंच गई है। रियली ग्रेट जॉब दे हैव डन। नेक्स्ट यहाँ पर जो लोगोज वगैरह, जो नाम वगैरह जो इन्होंने है वो रजिस्टर करवा रखे हैं, और जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास में जो 2100 एम्प्लॉयज़ के आसपास में काम कर रहे हैं, और मशीन लर्निंग के अंदर 163 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इन्हीं की सैलरी पे करनी है इनको। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज कंपनी यूज करती है वो सारी लीज पर है, दैट्स अगेन ओके। अगेन इनका जो ऐप है, ऐप के ऊपर में एआई का यूज करते हुए ये इस तरीके से जो है वो कि जो जो मतलब एआई का यूज करते हुए और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांड में है और ज्यादा रिटर्न कम आ रहे हैं जिनके, उनको ही ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो है जगह ज्यादा देते हैं। जिनके रिटर्न्स कम आते हैं और डिमांड में रहते हैं, बाकी जिनके रिटर्न ज़्यादा आते हैं या फिर डिमांड में कम होती चली जा रही है तो उनको ये आउट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उनको। दैट्स एन अगेन नाइस अप्रोच, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है इस टाइप की कंपनियों का, वो है डिलीवरी का, कस्टमर तक माल पहुंचाने का। तो अगर नंबर ऑफ रिटर्न्स अगर किसी प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो उसको अगर ब्लॉक करने में अच्छी बात है, बिकॉज अल्टीमेटली वो आप तो वरना डिलीवरी के चार्ज ही देते रह जाओगे जो उम्र भर, और खुद प्रॉफिटेबल में कभी आओगे ही नहीं। तो दैट्स ए नाइस अप्रोच दे आर यूजिंग, बट स्टिल नॉट गेटिंग प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम इसकी जो बैलेंस शीट है उसको भी समझ लेते हैं, बाद में हम कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे एक दूसरी कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स, जिसको हम नाइका के नाम से जानते हैं, और एक एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, दोनों ही अलग है। डी मार्ट के साथ में तो कंपेरिजन बैठता भी नहीं है। एफएसएन जो नाइका है उसके साथ में चलो थोड़ा बहुत बैठ भी जाएगा, बट नाइका का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है मीशो के मुकाबले, बिकॉज नाइका इज इन दी फैशन कैटेगरी, और वहां पर मार्जिन बहुत हाई रहते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत हाई रहते हैं, राइट? तो आई डोंट थिंक ये किस तरीके से मतलब सही बैठ पाएगा। कंपैरिजन कंपैरिजन तो सही नहीं है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। यहाँ पर जो रेवेन्यूज हैं कंपनी के कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे हैं, एज वी नो मीशो की जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ती जा रही है, और उसके साथ में रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, और रेवेन्यूज भी अच्छी खासी स्पीड से बढ़ रहे हैं। लगभग यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 40% की ग्रोथ है। अगेन यहाँ पे अगेन 40 लगभग कितनी 40 के परसेंट के आसपास की ग्रोथ है, 35-40% के आसपास की। और इस बार जो है ये 2200 करोड़ के आसपास, सॉरी 22,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंच जाएगा। बट द इश्यू इज कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस कैटेगरी, अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में कौन कौन से एक्सपेंसेस है? ये एक्सपेंसेस हैं जिसमें बड़ा एक्सपेंसेस लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट एक्सपेंसेस। अब ये जो एक्सपेंस है ये सबसे बड़ा पार्ट है, और ये एक्सपेंस इनका रहेगा ही, राइट? तो इनकी अगर रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी भी कम पड़ गई तो ये वाला जो एक्सपेंस है ये इनकी हालत खराब कर देगा। और बाकी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे इनका जो
एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो टाइम के साथ में बढ़ता ही जा रहा है। जैसे इन्होंने एडवर्टाइजिंग थोड़ी बहुत कम करते हैं, उतने उस साल के अंदर में इनकी गड़बड़ा जाती है काम, और वैसे ही इनकी एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस फिर से बढ़ाना पड़ता है, और आईपीओ के पैसों को भी ये एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छा खासा खर्च करने वाले हैं। तो एडवर्टाइजिंग इनको करती रहनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स का एक्सपेंस बने रहने की उम्मीदें हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ में अगर कहीं भी दिक्कत आ गई तो इनके एक्सपेंसेस इनके प्रॉफिट्स को और ज़्यादा खा जाएंगे और ज़्यादा नेगेटिव में आ सकते हैं, जिसकी वजह से इनके नियर टर्म के अंदर में पॉजिटिव होने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। दो, इस बार जो इनकी सॉरी इस बार जो इनका ये जो रेवेन्यू है वो लगभग कितना 11,000 करोड़ के आसपास ही पहुंचेगा। मैंने थोड़ा सा गलत प्रिडिक्शन करी बिकॉज मैं 3 महीने के हिसाब से देख लिया मैंने, ये 6 महीने का डेटा है। तो 11,000 करोड़ के आसपास ही पहुंचे, 11-12 हज़ार करोड़ रुपए। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगेन बात जो मैंने बात उसके बाद में जो बात की वो सेम ही है, राइट। तो इस बार ग्रोथ भी जो है वो कुछ खास नहीं है। उस पहले 30-40%, 35% के आसपास की ग्रोथ थी, अभी थोड़ी सी ग्रोथ भी धीमी पड़ रही है। नेक्स्ट कैश फ्लो। कैश फ्लो में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कैश फ्लो तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही होना है, बट यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ओके, इनकम टैक्स एंड यहाँ पर जो पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है उसके पीछे मेन रीजन क्या है, दैट इज दिस पर्टिकुलर रीजन, इंटरेस्ट इनकम 134 करोड़। ओके, तो पॉजिटिव सेंस के अंदर में पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है। अगेन डिक्रीज इन दी अदर एसेट्स। ओके, अदर एसेट्स की डिक्रीज की वजह से है। ओके, तो अगेन कैश फ्लो इज पॉजिटिव बट नॉट इन द पॉजिटिव सेंस एज ऑफ नाउ। हो सकता है कैश फ्लो जो है आने वाले टाइम के अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा, सही सेंस में पॉजिटिव हो जाएगा, बट जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनकी अभी भी उम्मीद नहीं है आने वाले 2-3 सालों के आसपास में कि ये पॉजिटिव ला पाएंगे उसको, राइट। तो अभी जो वैल्यूएशन लगाई गई है इस कंपनी के द्वारा, अगर हम लोग सेल्स के हिसाब से चेक करते हैं तो 11,000 करोड़, 11,000 के हिसाब से फोर साढ़े चार के आसपास का जो है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स 4.5 का देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाइका का देखने को मिल रहा है 76,000 करोड़, और इसका देखने को मिल रहा है लगभग 9 के आसपास का। तो सेल्स वाइज देखा जाए तो इसके मुकाबले अच्छा काम कर रही है, बट अगेन ये प्रॉफिटेबल हो गई है, चाहे थोड़ी बहुत ही है, ये प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके मार्जिन हाई हैं, उसके मार्जिन हाई नहीं है, राइट। तो ये डिफरेंसेस रहेंगे, तो आई थिंक वैल्यूएशन ऑलरेडी अच्छी खासी लगा दी गई है, बट अगेन मैंने कहा कार्टेल काफी अच्छा है। आज के दिन मार्केट जो है स्टॉक मार्केट है बहुत ही दयालु हो रखा है, वैल्यूज दे रहा है। सो लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं बिकॉज हवा अच्छी बनाई जा रही है यहाँ पर, राइट। बाकी आप आईपीओ स्ट्रेटेजी का इसमें यूज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, कि जैसे ही नीचे की तरफ मूव करे तो वैसे ही निकाल दो, और वापस अगर ऊपर जाने का कोशिश करता है तो अगेन आईपीओ स्ट्रेटेजी मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ, और ये आईपीओ स्ट्रेटेजी ओनली फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स तक एक्टिव रहती है। उसके बाद में नॉर्मल जो है ये स्टॉक जो है नॉर्मल ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज और, एक भाई ने सवाल पूछा था कि ये स्टॉक्स जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं ये सारे ही, बिकॉज इनमें अगर आप लोग एक चीज चेक करोगे तो इनके अंदर में इन्वेस्टर्स के जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनके लिए जो कोटा है वो 10% का ही है। तो इसके बावजूद ये इतना ऊपर कैसे खुल रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो गेम होता है आईपीओ का वो होता है कि टू ऑफलोड द स्टॉक्स ऑन द पब्लिक, राइट। और यहाँ पर सिर्फ एज पर सेबी रूल ये 10% ही ऑफलोड कर पा रहे हैं, बाकी 90% तो इनके जो मेन गेम प्लेयर्स हैं उन्हीं के पास में पड़ा हुआ है, वो ऑफलोड होगा 6 महीने बाद में। तो अगर इनिशियल लिस्टिंग अच्छी खासी करवा देते हैं और उसके बाद में भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पुश दिलवा देते हैं तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक इमेज बन जाती है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं कि यार इसने इतना हाई बनाया हुआ है और 50% गिर चुका है तो अब तो अच्छा ही है, और इस टाइप के सोचने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो उनको इस टाइप के स्टॉक्स जो है ऑफलोड करना आसान हो जाता है। तो ये मेरा थोड़ा सा मानना है कि इसलिए ये आई थिंक इतना ऊपर तक ले पा रहे हैं। बाकी दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि मार्केट कार्टेल किस तरीके से मैनेज कर रहा है, मार्केट इतना दयालु क्यों हो रखा है, वो अलग रीजंस हैं, वो मुझे भी आई थिंक। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। फाइनली मेरा कोई व्यू आज के दिन लिस्टिंग गेन का देखने को जरूर मिल रहा है हवा की वजह से, बाकी वैल्यूएशन वाइज कुछ लिस्टिंग मतलब मेरा कोई व्यू नहीं है, बट हवा के हिसाब से आप लोग चल सकते हैं जीएमपी के हिसाब से, एंड आईपीओ स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।